देखिए, सबसे पहले तो मैं शिवली वासु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और उसने बुलाया नहीं। यहाँ लोग पैसे में नहीं जाते, लोगों के पास इंतजार करना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन पिछले 5.5 घंटे से लगातार इंतजार कर मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, माफी नहीं चाहता। असल में मैं ऐसा नहीं कि मैं टाइम का फंक्शन नहीं, हमारे नेताजी द्वारा ज्यादा प्रोग्राम लगाते हैं। अब जिस भी गांव के बाहर जाए वहां लोग खड़े हुए हैं। अब शाम में क्या है, ये मेहनत का मजदूर समाज जो है वो घर आ गया, हमारे नौजवान साथी भी, और जैसे उन्हें पता लगे कि यहाँ से रोड पे जा रहे तो बाहर आ जाए। अब मैंने सोचा कि अगर मैं इनको नजरअंदाज करके चला जाऊंगा तो ये सोचेंगे कि भाई ये भी हमारा जो भाई है, ये भी और जैसा नेता ही है, ये भी हमसे प्यार नहीं करता। तो फिर मुझे रुकना पड़ा, वास्तविकता में रुकना भी चाहिए। सही बात है। वो मुझसे प्यार करते हैं और वो मेरे लिए खड़े रहते हैं और उनकी वजह से मैं हूँ, उनके लिए मैं नहीं रुकूंगा तो किसके लिए रुकूंगा। तो इसलिए मैं उनके पास रुका, इसलिए मैं मांग आदमी से माफी मांग रहा था कि भाई देर हो जाएगा। कहा कि लोग चले जाएंगे, हमने कहा कोई बात नहीं, हमने कहा कि देखिए लोग चले जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, लोग रहेंगे तो भी कोई बात नहीं। एक आदमी होगा तो भी उससे भी अपनी बात कहेंगे, 50 होंगे दूसरे भी कहेंगे, यहाँ तो हजारों सबसे कहेंगे। तो सबसे पहले आपको जय भीम, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, सब कुछ जो भी आप स्वीकार करना चाहे उसके लिए आपकी मेहरबानी। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध और संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज जो हमारे कुल गुरु, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, और जैसे जैसे आप दूसरे प्रदेशों में जाओगे मैं तो इतने नाम दे दूंगा कि आप सोचोगे कि ये कौन है, क्योंकि आपने सुना ही नहीं होगा। लेकिन हर जगह पे कहीं ना कहीं गैर बराबरी के खिलाफ मानवता के हित में कोई ना कोई खड़ा हुआ और उन्होंने उस लड़ाई को मजबूत किया, यानी कि उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया इसे मजबूत करने के लिए, जो गैर बराबरी होना थी उसको खत्म करने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत सुंदर तस्वीर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके साथ सरदार उधम सिंह, उनके साथ है बाबू मंगू राम सिंह ममवालिया, और यहाँ बाबू जगजीवन राम और मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम। ये वो नाम है जिनको मैं 24 घंटे में 24 बार याद करता हूँ। जैसे आप जिस भी धर्म मजहब के हैं, आप अपने ईश्वर को, खुदा को याद करते हैं ना, अच्छा हो या बुरा हो याद करते हैं ना। तो क्योंकि मैं कोई ना तो नौकरी करता हूँ, ना ही मैं कोई बिजनेस करता हूँ, ना ही मेरी कोई खेती बाड़ी है, मेरा 24 घंटे काम है सोए हुए समाज को जगाना, उनके अंदर सोए हुए समाज के अंदर भाईचारा पैदा करना। और जहां तक मैं मानता हूं जितने यहाँ दलित समाज के लोग हैं उतनी बड़ी पैमाने पर समाज के लोग भी हैं ज्यादा, और हमारे साथ वहां से पिछड़े समाज के हमारे कई नेता, पाल समाज के, कश्यप समाज के, सैनी समाज के, गुर्जर समाज के, जाट समाज के, सब लोग आए। यानी कि यहाँ पूर्ण रूप से बहुजन SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के सब लोग कोई भी चीज मांगने से नहीं मिलती, अपने हिस्से की चीज छीननी पड़ती है। और जब कोई चीज चाहिए होती ना तो उसके लिए कुर्बानी में देनी पड़ती, कीमत देनी पड़ती है, बिना कीमत के कुछ नहीं मिलता है। और अगर आज भी देश में आपको कुछ नहीं मिला है तो यानी कि आपने उसकी असल कीमत अभी अदा नहीं की। जिस दिन आप उसकी असल कीमत अदा कर देंगे तो आपके हिस्से के अधिकार तमाम तरह के जुर्म रहे, लेकिन हम सब भी देश के साथ खड़े या नहीं खड़े बताइए, और पूरी ईमानदारी से खड़े हैं। और कभी भी जब भी देश को जरूरत होती है हम लोग सब चीज छोड़ के जो है देश के साथ खड़े रहते हैं, जबकि इस लोकतंत्र में हमारा हिस्सा बैठता है। आजाद भारत में हमें मिला क्या है, बड़े सोचने की बात।
सब चीजों में तो दूसरे लोग काबिज है। और अगर वास्तविकता में हमारे लोग काबिज होते तो क्या हमारे लोग का हाल होता? रोज किसके नाम पे कत्ल नहीं होते। लेकिन मुझे लगता है अभी हमारे लोग तैयार नहीं हुए। जिस दिन वो तैयार हो जाएंगे ना, फिर वो लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। फिर उनकी लड़ाई का पता क्या है? रोटी की। अभी 80% लोग जो है रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुबह बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं और शाम के समय बच्चों के लिए रोटी की व्यवस्था करते हैं। और देश में आपको भरोसा 84 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सरकार सस्ता राशन देती है। अब किसान सड़कों पे है। किसान क्यों सड़कों पे है? क्योंकि किसानों के प्रतिनिधि, किसानों के नेता सदन में नहीं है तो उनके खिलाफ कानून बन रहे हैं। और आपके नेता नहीं है तो CSDR जैसे आपके खिलाफ कानून बन रहे हैं। और हमारे जो नेता हैं वो एजेंट बने हुए हैं सरकारों के, तो सारा आरक्षण खत्म कर दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, लेटर एंट्री की जा रही है। मीडिया रोज जहर बोलने का काम करता है, तो हम लोग लड़ेंगे कैसे? अब लड़ने के लिए नौजवानों ने बहुत मेहनत की भीम आर्मी के माध्यम से। और कोई दिन एक नहीं ऐसा होता कि भीम आर्मी के लोग न्याय की लड़ाई में लड़ती हो। आप मेरठ के लोग तमाम लोग जानते होंगे, कोई मामला हो मेरठ का, भीम आर्मी के लोग दिन रात खड़े रहते हैं। अब मैंने उनको तैयार करना है राजनीतिक सत्ता पाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है जब तक सत्ता उनके हाथ में नहीं आएगी वो किसी का भला नहीं कर सकते। वो तब तक क्या कर सकते हैं? वो तब तक सिर्फ और सिर्फ आंदोलन कर सकते हैं। अपने लोगों को ना न्याय दिला सकते हैं, ना रोजगार दिला सकते हैं, ना उनके दुख दर्द हो सकते हैं, ना उनके आंसू पी सकते हैं। अब अभी एक साथी मुझे माला पहनावे बोला नोटों की। देखो मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, मगर मैंने उनसे कहा कि मेरे जीवन में सिद्धांत है और सिद्धांत बहुत जरूरी है। अगर मैं आज सिद्धांत को समझौता कर लूंगा तो कल जो आपकी तमाम तरह की बातें कर रहा हूं आपको धोखा दे सकता हूं, नहीं दे सकता बताओ। लेकिन मेरे जीवन में अगर कुछ है तो वो हमारे महापुरुषों गुरुओं के सिद्धांत बस। और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं किसी MP MLA का बेटा नहीं हूं, किसी मंत्री का, किसी प्रधानमंत्री का बेटा नहीं हूं। मैं तो आपके जैसे गरीब परिवार से, लेकिन अपनी बात की कीमत को समझता हूं। मेरे फादर कहते थे कि 4 पैर उतने बसाने चाहिए जितने आदमी की चादर हो, उससे ज्यादा नहीं बसाने चाहिए। तो मैं उतनी बात कहता हूं जितनी कर सकता हूं। और मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि कोई जुल्म जाति के शिकार आप लोग नहीं होंगे अगर आप हमें समर्थन करते हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, लिखता। तो मैंने उनसे कहा कि भाई नोट नहीं पहनूंगा, क्योंकि ये नोट जब आदमी के दिमाग में चढ़ जाते हैं ना फिर वो भूल जाता है, फिर उसे नोट ही दिखाई देते हैं, फिर उसे दुख दर्द नहीं दिखाई देता। तो मैंने जीवन में तय किया कि मैं इन नोटों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे आपका साथ चाहिए, नोट नहीं चाहिए, ठीक है ना? उसका कारण क्या है समझिए? पैसे वाले अगर गरीबों की लड़ाई लड़ते तो फिर कोई गरीब रहता है देश में? पैसे वाला तो गरीबों से रिश्तेदारी भी नहीं करता है। आप अपने आप चेक कर लीजिए, कोई पैसे वाला होगा कहेगा कि मेरा रिश्तेदार नहीं है। जबकि सच ये है कि इंसान से अगर नफरत करेगा तो वो खुद खत्म हो जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि हम पे सिद्धांत और उन सिद्धांतों के आधार पर हम लोग लड़ रहे हैं। और एक तरफ तमाम तरह के अमीर लोग हैं जो चुनाव के समय आपसे लीड करेंगे। मांझे राम जी, बाबू जी बैठो है, चुनाव के समय आएंगे और आपको अपना भाई बताएंगे, चाचा बताएंगे, ताऊ बताएंगे, सब बताएंगे, रिश्तेदार बताएंगे और कहेंगे कि देखते जाओ हम ये कर देंगे। चुनाव खत्म, नेताजी का दौरा खत्म, वादे खत्म, उनके वादे खत्म। तो हम तो लोकतंत्र में ठगे गए। कहीं लोकतंत्र नहीं, जिसकी सत्ता होती है वो सामने वाले गरीब को नचोड़ देता है, उसका खून भी वो चाहता कि बेच के सिर्फ पैसा बटोर लूं, समझ रहे? ये है सत्ता। तो एक तरफ अमीर लोग हैं जिनको तमाम पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े संसाधन हैं, बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस, और एक तरफ आपकी गरीबों की पार्टी जिनके पास ना तो बड़ी गाड़ियां हैं, ना बड़े संसाधन है, ना बड़ी कुछ हमारे
इतना बड़ा मंच है हमारा कि हमारे गुरु बैठे रहे, बाबूजी दिख भी रहे मंच पे, समझ रहे? तो भले ही हम गरीब हो लेकिन हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम स्वाभिमानी लोग हैं और अपने अधिकारों के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। हम यहाँ किसी पे जुल्म जाति अपने व्यक्ति पे नहीं होने। बहुत बढ़िया। ये जो भाई कह रहे थे कि प्रशासन के लोग घेर रहे थे, देखो यहाँ अभी होम इंटेलिजेंस और आईटी के लोग और एलआईयू के लोग, देखो कुछ दिन की बात है, 1 साल की बात है, अगर जिसका दिमाग ठीक ना हो तो दिमाग ठीक कर दिया जाएगा, याद रखना। ये तमाम हमारे टैक्स से जो है जो तनख्वाह मिलती है हमारे मालिक नहीं है, नौकर है हमारे। लोकतंत्र है, इसमें जनता मालिक है, जिसका दिमाग खराब हो गया हो ना तो मिजाज सत्ता का बदलता रहता है। कल ये लोग सत्ता में होंगे ना तो इन्हीं को जी हजूरी सलाम करना पड़ेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ मालिक मालिक होगा, नौकर नौकर होगा, मालिक के सामने उदार रहना चाहिए। तो ये मजदूर मेरे मेहनत का लोग, ये गरीब गरीब पिछड़े मुसलमान सताए हुए लोग जिस दिन एकजुट हो जाएंगे और अपने वोट की वैल्यू में समझेंगे कि वोट से रोटी नहीं मिलती है, वोट से मिलता है सम्मान, वोट से होती है सुरक्षा, वोट से मिलते हैं अधिकार और वोट तय करता है आपके बच्चों का मुस्तकबिल वो कैसा होने वाला है, तब जाके वोट आपको देनी चाहिए। आप खुद अपने मन से सोचिए, ये जो वोट लेके जाते हैं आपको दोबारा मिलने आते हैं क्या? नहीं आते। एक तरफ वो पार्टी है जो 24 घंटे आपके दुख दर्द में खड़ी है। नौजवान जो मुझसे पीछे कह रहे थे कि जब कोई नहीं खड़ा था ना भाई देश के मुसलमानों के साथ, तब आप खड़े थे। जब हम मस्जिद चले गए थे, जेल चले गए थे, इतने दिन रह के आए, मैंने उनसे कहा कि देखो कहने से भाईचारा नहीं होता कि मैं तुम्हें झूठ बोल के ठग लूं, तुम्हें तो ठगा ही है, तुम्हें बिना क्या है बताओ? कहाँ हिस्सेदारी है तुम्हारी? कहीं हिस्सेदारी नहीं, तो तुम्हें तो ठगा गया है। अब अगर तुम मुझमें भी वही ढूंढ रहे हो कि मैं भी ठगने वाला हूं तो भाई मुझसे नहीं होगा। सही बात है। हर गरीब जिसके सर पे कपड़ा नहीं है, सर पे छत नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, वो मेरा अपना है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है और उसके लिए व्यवस्था हम करेंगे। इसलिए हम लोग मैदान में आए। मैं नाम नहीं लेता लेकिन जिन लोगों को हमने वोट दिया उन्होंने हमें क्या दिया, मैं तो देखता हूँ ना। छोड़िए आप, अभी उन्नाव की बात करते हैं मंगेराम जी, 3 बच्चों के साथ जिनके साथ जाती हुई, ये हमारे जिलाध्यक्ष ज्योति, मैं गया कानपुर, मुझे रोड पर रोक लिया, पूरी फोर्स लगा दी, कहे मैंने नहीं जाने। हमने कहा सुनो भाई नहीं जाने दोगे तो यहीं बैठ जाऊंगा सर। 2.5-3 घंटे बैठा रहा, फिर मुझसे कहा कि भैया ऐसा क्या करें? हमने कहा कि मेरे बगैर नहीं जाऊंगा, तो परिवार को ले आए। तो मुझसे पूछ रहे कि भैया परिवार को डरा डरा रखा हुआ विचार। मैंने मुझसे कह रहे भैया हम काम कर रहे हैं। सब लोग बैठे, आपने सुना होगा, मैं जानता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस को और मैंने तुम्हारी कार्रवाई देखी, तुम 1 नंबर के निकम्मे लोग हो, तुम्हारी कार्रवाई सहमत नहीं तो चुप। फिर मैंने ये भी कहा कि सुनो सत्ता बदल जाएगी, हम लोग मेहनत करें, घर घर जाके सत्ता बदल जाएगी और जिस दिन कमजोरों के हाथ में सत्ता होगी ना तो ये आज हमारे लोगों को सताने वाले लोग, योगी जी तो वहां गए थे जाके बंगाल में, कह रहे जान की भीख मांगने। मैं कहता हूँ ये उत्तर प्रदेश में जान की भीख मांगेंगे और ये फिरते फिरेंगे, ये कहेंगे कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। देखिए वोट जो है ना, वोट आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं अपने समाज के लोगों को कह रहा हूँ, नौजवानों को, बहन बेटी की सम्मान सुरक्षा की तरह है वोट। ये नहीं कि लाला जी ने पकौड़ा खिला दिया या मिठाई का डब्बा भेज दिया, 500 रुपए दे दिए, इसमें बेचने के लिए नहीं वोट है। कैसे मिली है पता? 4 बच्चे कुर्बान किए बाबा साहब ने, मिली है वोट। और तुम्हें लगता है कि वोट ऐसे ही है? उन्होंने जब वोट का अधिकार दिलाया तो कहा गया रानी का पेट काट दिया। आज के बाद गरीब लोग तय करेंगे कि राजा कौन बनेगा। तुम्हारा बना था, अभी तो मिलो भाई बन रहा, वोट तो तुम्हारी है।
राज बनाना क्यों नहीं आया बताओ? और कौन था वो जिम्मेदार जिसने राज नहीं आने दिया? क्या मैं था? मैं तो कभी आप लोगों के बीच वोट मांगने भी नहीं आया। मैं बस आपको बताने आया हूं कि एक तरफ ईमानदार लोग हैं जिनका जमीर जिंदा है, जो ईमान वाले हैं, जो मिटना पसंद करेंगे लेकिन मिटेंगे नहीं। एक तरफ वो है जो आपके वोटों की बोली लगाएंगे। फैसला आपका है। इतने लंबे समय से बिकते हुए आए हुए लोग अगर एक बार तय कर ले और एक बार दोनों हाथ खोल के साथ देख ले, भाई हम तेरे ऊपर भरोसा करें तो आगे बढ़। तो मैं ये पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि हमारे कौटुंबा सब लोग याद रखना मेरी बात। हम ये अभी नारा लगा रहे थे, नारे जो है जनसंघर्ष में संघर्ष करो। जो लोग मुझे देखते हैं, कोई एक दिन देखा तो मुझे ना संघर्ष करते हुए, डेली संघर्ष करते हुए। यहाँ तो गरीब व्यक्ति को सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक संघर्ष करना पड़ता है। अपने बच्चों के पेट की, उनके बच्चों के रोटी आ जाती है, उनके घर में कपड़े आ जाए, उनकी फीस चली जाए, उनको जो है उनका अच्छा इलाज हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, मकान बन जाए। और जो मेहनत की कमाई कमाते हैं ना, वो कभी कोई झगड़ा फसाद हो जाए तो पुलिस लूट ले जाती है, कोई काम करवाना हो तो हर जगह चोर बैठे हुए हैं, लाओ पैसे दे के करेंगे, और तनख्वाह भी देते हैं, चोरी भी देते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने आया कि हम लोग लड़ने के लिए मैदान में। अब आपके पास विकल्प, ऐसा विकल्प जिनका काम आपने देखा है। आप मुझे नाम से कम, मेरे काम से ज्यादा जानते हैं। बताओ जानते हो नहीं जानते हो? बिल्कुल नाम से तो तब जानते हैं मेरे दादा परदादा प्रधानमंत्री रहे होते। ये प्रधानमंत्री का बेटा, ये मुख्यमंत्री का बेटा है ना, तो मैं मुख्यमंत्री का बेटा ना भतीजा, समझ रहे हैं? मैं आपका भाई हूँ। मैंने अभी कुचामन सिटी में कहा, जयपुर राजपुर स्ट्राइक में, कि मैं आपका बिकाऊ नेता नहीं, मैं आपका टिकाऊ भाई हूँ। और वो देखो, ये हमारा गुरुवर है। आप ईमान वाले लोग खड़े हुए हैं और पूरे जिम्मेदार लोग खड़े हुए हैं। आप तय करना, ये मेरा गुरुवर है। मैं पूरी हाई राज्य में बात कह रहा हूँ कि वो नोट नहीं बना जो चंद्रशेखर आजाद को फिर याद रखना। तो जिसे खरीदा नहीं जा सकता ना, जिसे रोका नहीं जा सकता, उसकी तरफ बुराई हो सकती है। पूरी ईमानदार से बताओ, क्या आपने अपनी जिंदगी में 11 बजे किसी नेता को भाषण करते देखा? पूरी ईमानदार से बताओ। आपकी पूरी जिंदगी गवाह होगी इस बात की, क्योंकि उनको मतलब नहीं है। बगैर खाए पिए हैं। मैं और मैंने मेरे लोग मुझसे प्यार करते हैं, मातरम ये बहुत है मेरे लिए। देखिए, मुझे दुनिया में भारत के अंदर सबसे ज्यादा उभरता हुआ नेता चुना गया, और यहाँ के लोगों ने नहीं चुना, यहाँ की मीडिया ने नहीं चुना। यहाँ की मीडिया तो कहेगी कि ये तो आतंकवादी है, ये नक्सली है, कोई कहता है मुसलमान है, कोई कुछ कहता है। वो नहीं कहेंगे क्योंकि उनका मालिक उन्हें कह रहा है कि इसकी बुराई करते रहो। दुनिया के मीडिया ने कहा कि पूरे भारत में अगर कोई व्यक्ति है जो पूरे भारत के भविष्य को बना सकता है तो वो चंद्रशेखर आजाद है। और जब ये कहा गया ना, सारे नेताओं का दर्द हो गया। अब जैसे कहते ना, वो मेंढकी वाला काम ना निकली जाए और मिल जाए, ना तो मुझे बधाई दे पा रहे, बहुत बड़े दर्शक का बहुत बधाई, और ना मेरी बुराई कर पा रहे, समझ रहे? तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं अपने गुरुओं महापुरुषों का और अपनी माताओं बहनों का। देखो, वो तब तक ही लगाए, मुझसे उम्मीद लगाए, देख लीजिए कि कोई तो उनके लिए कुछ करे। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं, सरकार में तो हम लोग आएंगे, उससे तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आज तो हमारा समाज थोड़ा सा गुमराह हो रहा है। जब हम मेहनत करेंगे और अपनी बात को लेकर के बीच में जाएंगे तो ये तैयार हो जाएगा। और जिस दिन ये तैयार हो जाएगा ना, मैं गारंटी देता हूं कि मुस्लिम भाई में निराश नहीं करेगा, उसकी पूरी जिम्मेदार से कह रहा हूं। वो एकदम मेरे साथ खड़ा हो जाएगा, और जिनकी 2 ताकतें खड़ी हो जाएंगे मेरे साथ,
उस दिन वो मेरा पिछड़ा भाई, जिसको ओबीसी कहते ना, मेरा पिछड़ा भाई को मुझसे दूर नहीं रहेगा भाई, समझ रहे हो? जिस दिन ये 3 ताकतें देश के अंदर मिल जाएगी तो देश का प्रधानमंत्री आपका अपना आदमी होगा, और जिस दिन आपका अपना आदमी प्रधानमंत्री होगा आप रात को 10 तान के आराम से सोएंगे, कोई आपको सता नहीं पाएगा, याद रखिएगा। तो हमें भाईचारा पैदा करना है, अपने भाईचारे को मजबूत करना। तमाम तरह के लोग आएंगे इस भाईचारे को तोड़ने के लिए, दंगे कराने के लिए, तमाम तरह के लोग आएंगे। आपको ये समझना है कि आपका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। दलित समाज का जो दुश्मन है वो ना मुस्लिम है, ना पिछड़े वर्ग के लोग, ना आदिवासी है, ना ही तुमने उनके अधिकार छीने हैं, ना ही वो तुमसे नफरत करते हैं। और इसी तरह से मुस्लिम समाज का जो दुश्मन है वो दलित समाज का व्यक्ति नहीं है, समझे? जैसे मेहनत का लोग आप ऐसे ही है। और मैं तो समाज में आता हूँ जो सुबह मजदूरी में जाता है, शाम के टाइम बच्चों को पेट में रोटी है, समझ रहे? और उसमें भी कभी कभी साहूकार मजदूरी जब मांग लेते हैं तो नाराजता मारपीट भी कर देता है, समझ रहे? तो यानी कि हर तरह जुर्म जाति का शिकार है। अब मैं बस आखिरी बात अपनी कहना चाहूंगा, बहुत जरूरी है सुनना, वो मीडिया नहीं सुनाएगा। देखिए लोकतंत्र इसलिए बना था कि 7 चीजें आपको सरकार देगी और बाकी फिर आप अपनी मेहनत की कमाई से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का रास्ता ढूंढेंगे। पहली चीज थी रोटी, कि कोई भी आदमी रोटी के बगैर भूखा नहीं रहे, सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। दूसरी थी कपड़े, कि भाई किसी को भी कपड़े की परेशानी नहीं होगी, किसी के तन पे जो है कोई बेहतर इसका ऐसा नहीं होगा जिसपे कपड़ा। तीसरी थी मकान, कि हर आदमी को रहने के लिए पक्का मकान रहेगा, जिससे वो अपने मान सम्मान की, महिलाएं बहनें हमारी अपनी सुरक्षा करें। चौथी थी उनकी शिक्षा, कि हर आदमी को पढ़ने का अधिकार मिलेगा, सरकार की व्यवस्था करेगी। 5वीं थी उनका इलाज, बेहतर इलाज, सरकारी हॉस्पिटल। आज में खबर हुआ था वो चली गई टीवी पे, कहा कि एक बच्ची थी खुशी 3 साल की, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में थी, पैसे नहीं दे पाए तो उन्होंने बिना टांके लगाए फटे पेट से उसको अस्पताल से बाहर कर दिया और फिर वो मर गई। तो अमीरों के लिए गरीबों की बच्चियों की बेटियों क्या किया? तो किसी भी कोई भी गरीब आदमी अच्छा इलाज ना मिलने के कारण, पैसे ना होने के कारण ना मर जाए तो बेहतर इलाज। फिर उनकी सुरक्षा, कई जाति के नाम पे, कई धर्म के नाम पे, कई गाय के नाम पे, कई कहे के नाम पे रोज हत्याएं होती हैं, रोज गोलमिर्ची होती है। और 7वीं थी आपको रोजगार, कि हर व्यक्ति को सरकार रोजगार देगी। और यही सब वादे आपसे करते हैं, ये दे देंगे वो दे देंगे, और देते कुछ नहीं है। ये 7 चीजें लिख लो, जिस दिन आपकी सरकार बनेगी उस दिन के बाद हम लोग गारंटी दे देंगे हर व्यक्ति को। और फिर उसकी मेहनत की कमाई जो है इन कामों में ना खर्च होकर उनके परिवार को आगे बढ़ाने में लगेगी, यानी कि इस प्रदेश में कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। और ये जो पैसे तमाम तरह के सरकार खर्च करती है ना, तमाम तरह की बेकार की चीजों पे, ये सारे पैसे जो है गरीबों की तरक्की पे, उनके बच्चों को पढ़ाने के, लिखाने के, आगे बढ़ाने के रास्तों के लिए खर्च होंगे। इसलिए जो है मैं आपसे मदद मांगने के लिए, अब आप बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? एक तरफ अमीर, एक तरफ गरीब, किसे तय करोगे बताओ? जिनके हाथ में उठाएंगे मैं वो हौसला खो चुके हैं। देखो सुनो, ये जरूरी बात है, लड़ने के लिए चाहिए हौसला। जिनके हाथ में नहीं उठ पा रहे वो लड़ पाएंगे इस प्रकार से, और आप समझते हैं किसके भरोसे पूरी सरकार में टकराता हूँ? जहां वो नेता जिनको आपने वोट दिया वो कमरों में बंद बैठे हैं, और आप देखते हैं पूरी सरकार से अगर किसी के भरोसे टकराता तो आपके भरोसे टकराता। जान की परवाह नहीं, लेकिन कुछ करके जाना ही है कि आपने गुरुओं महापुरुषों का मान रखना। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 11 बज गए और पैसे में भी नहीं रुकता किसी के लिए।
आपकी मोहब्बत को पूरी जिंदगी याद रखूंगा। ये